डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। किसी भी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जनता के बीच जाने का एक रास्ता होता है और सरकार में आने के बाद उन वादों को पूरा करना पार्टी का दायित्व होता है, जिनको पूरा करके वो फिर से चुनावी मैदान में जा सकते हैं। प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले एक बार फिर घोषणा पत्र पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद कहा कि घोषणा पत्र के कुछ मुद्दों को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर अपने मन की खटास को जगजाहिर कर दिया है। जो परिस्थितियां बनी हुई है, मन थोड़ा दबा दबा है और इसीलिए मैंने कहा कि इस दबे मन में वो भावना नहीं आ रही। लोगों के लिए करने की बात तो हमेशा मन में रहती है। जितना दायरा बढ़ता है संपर्क का उतना अच्छा भी लगता है और उतना जिम्मेदारी का बोध भी होता है कि ये सिर्फ आप अपने परिवार के लिए नहीं, परिवार मतलब निकट के लोगों के लिए नहीं, केवल क्षेत्र के लिए नहीं, और भी लोग सोचते हैं कि आप कुछ करो। तो एक तरफ वो बात रहती है, दूसरी तरफ कि कितने असरदार तरीके से हम वो काम कर पा रहे हैं। फिर वो सोच आने लगती है कि अब अगर असरदार नहीं है तो सोचना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस अपनी सत्ता में वापसी को लेकर दम भर रही है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन इसी बीच टीएस सिंहदेव का चुनाव को लेकर ये कहना कि चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये बात पहली बार नहीं कही। इसके पहले भी टीएस सिंहदेव ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही है। समिति का अध्यक्ष था, मैं लोगों से मिला जरूर, मैंने अपने तरफ से पहल की, कोशिश की, मेहनत भी की, साथी लगे, उनने सबने किया, एक घोषणा पत्र बनाया। पर वो मैंने बनाया और बन गया नहीं। वो हमारी कमेटी में गया, कमेटी ने उसको पास किया, फिर पीसीसी के पास गया। भूपेश बघेल जी ही उस समय हमारे अध्यक्ष थे पार्टी के, उनने भी देखा, उनने फिर आगे भेजने का किया, हम दिल्ली ले गए। आज लोग मेरे से ही पूछते हैं कि बाबा हम तो आपको जानते हैं, घोषणा पत्र तो आपने बनाया, मैं पीछे तो नहीं हो सकता। अब जिस तरीके से घोषणा पत्र बनाया था उसको लागू करने में अपन काम कर पा रहे हैं क्या? मैं असरदार साबित हो पा रहा हूँ क्या? नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए फिर सोचना पड़ता है कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर कहा है तो करने की मंशा से कहा है, नहीं कर पाऊंगा तो मदद मांगने नहीं आऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि टीएस सिंहदेव राज परिवार से आते हैं और वो ठाकुर हैं, लेकिन ऐसी बात करने से लोगों का विश्वास उठ जाता है, इसलिए जनता भी अब उन्हें इग्नोर करने लगी है। उन्हें 2023 के चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की सरकार बनाने का काम करना चाहिए। देखिए, वो राज परिवार से हैं, वो ठाकुर हैं और वो तो वही बात बार बार करते हैं, अब मारा तो मारा, अब मार के देख। तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है और उनके इसी प्रकार के कामों के कारण जनता भी अब उनको इग्नोर करने लगी है। अगर उनको अपना खोया हुआ गौरव वापस लेना है तो इस सरकार को लात मारकर और 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करना चाहिए। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा हैं। अंबिकापुर से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। उनकी जनमानस में अच्छी पकड़ है, लेकिन ऐसे बयान उनके मन की बात और दर्द को उजागर करते हैं और चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं आपके नेता विजय झा जी, साथ ही बीजेपी नेता संदीप अग्रवाल जी और फोन लाइन पर कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल जी, साथ ही हमारे संवाददाता खोमन साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
सबसे पहले कन्हैया जी आपसे ही सवाल, अभी चुनाव में लगभग 10 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन घोषणा पत्र फिर एक बार चर्चा में है। पिछले महीने की अगर आपकी प्रतिक्रिया की बात करूं, जब बीजेपी घोषणा पत्र को अपने संकल्प पत्र के साथ लेकर चुनाव मैदान में जाने की बात कर रही थी, तब ये बात उठी थी, कांग्रेस ने कहा था कि हमने 90% वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन आज सरकार के मंत्री ही कहते हैं कि कई वादे ऐसे हैं जो समय पर पूरे नहीं किया जा सके और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी किया जा सकता है। तो क्या घोषणा पत्र के वादे अब भी अधूरे हैं? देखिए, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने जो कहा, वो सच्चे और ईमानदार नेता है, इसलिए ईमानदारी से उन्होंने स्वीकारा कि कुछ चीजें बची है। और ये भी है कि सारी जो घोषणाएं थी उस पर कोई समय बंधन नहीं था। प्रदेश की सरकार ने जो घोषणा ऐसी थी जिसको समय बंधन के साथ पूरा करना था, उसको किया। सबसे पहले यदि कहा गया था कि 15 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और फसल की धान का समर्थन मूल्य 2500 करेंगे, तो उसमें 15 दिन का नहीं, केवल 2 घंटे का समय लगा था, जब शपथ ग्रहण करने के साथ पहला हस्ताक्षर उस विषय पर किया गया। ये कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता थी। बिजली बिल हाफ करना था, बिजली बिल हाफ किया। आज अमीर से लेकर गरीब तक, चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक, सबका 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हुआ है। और सरकार ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कर्मचारियों के हित में जहाँ जहाँ जो संभव था उन कामों को किया है। यदि कुछ विषय अभी छूटे हुए हैं, चलिए, कुछ मुद्दे छूटे हैं और इसलिए जो काम अधूरे हैं निश्चित तौर पर उन पर चर्चा तो होगी। संदीप जी, एक बार टीएस सिंहदेव जी का दर्द, जो उनके मन में कहीं ना कहीं खटास है, वो सामने निकल कर आ रही है। उनको लगता है कि जो वादे, हालांकि वो खुद भी कहते हैं कि कुछ वादे ऐसे थे जो टाइम बाउंड थे, वो हमने पूरे कर दिए, लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए था और करना संभव था। वो खास तौर पर बेरोजगारी भत्ते की चर्चा करते हैं, नियमितीकरण की चर्चा करते हैं और पेंशन योजना की चर्चा करते हैं। वो मानते हैं कि सरकार पर 4000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन ये काम किया जा सकता है। क्या आपको लगता है ये स्वीकारोक्ति आपके काम आने वाली? ये देखिए, ये सरकार जो है पूरी तरह से वादा खिलाफ और वादा खोर सरकार रही है। और आप तो देखेंगे कि केवल बोल नहीं रहे, इन्होंने तो एक मंत्रालय ही छोड़ दिया, अपना पंचायत मंत्रालय, वहां से हलाकान होकर के। और उनका जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो भी छोड़ ही देंगे, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा दिन रहने वाले नहीं, जो समय बचे उसमें छोड़ देंगे, क्योंकि इनका यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाला मामला जो पूरी तरह से डूब गया है। अब कर्जा माफी की बात करते हैं जो बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं संदीप अग्रवाल नहीं, संदीप शर्मा हूं। जी। और दूसरा ये कि 10 दिन में कर्जा माफी की बात कहते हैं। नेशनलाइज बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया था उनके साथ इन्होंने बड़ा धोखा किया। वो 7 लाख किसान ऐसे जिनको इन्होंने एक फ्रेम में बांध, उनके कर्जे में कटौती करके उसको काम किया इन्होंने। अब ये कहते हैं हम किसानों की बात किए, ठीक है, हमने जो 2 साल बोनस दी तो उसको हम देंगे करके इन्होंने बड़े गरज करके कहा था। क्या हुआ 2 साल के बोनस का, जो हमारे चूक के कारण जो बच गया था उसका? अब ये बड़े किसानों की बात करते हुए बता रहा हूं, सोयाबीन खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे, लेकिन सोयाबीन की दुर्दशा कर दी। सोयाबीन बोना छोड़ दिया किसानों ने, खरीदने की बात तो छोड़, मक्का बेचने कोई किसान नहीं आता, उसका ऑलरेडी मार्केट रेट जो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सोयाबीन भी इन्होंने जो 3500 का है, मार्केट में 6000 रुपये में बिक रहा है। तो खोखले वायदे थे ये। क्रमोन्नति, पदोन्नति, 60 वर्ष की आयु वालों को 1000 रुपया, 75 साल की आयु वाले लोगों को बोले 1500 रुपये देंगे, बोले विधवा हर महिला को 1000 रुपये देंगे, कहा था इन्होंने। तो कहां गए ये? शराबबंदी के मामले में तो इतने निर्लज्जता से ये लोग बात करते हैं कि मैं क्या बताऊं कि शर्म को शर्म आ जाए, जिस ढंग से बेहूदगीपूर्ण बात करते हैं। शराब बंद करना, शराबबंदी तो बाबा खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो मानते हैं कि शराबबंदी हो पाना बड़ा मुश्किल है। विजय जी, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सरकार के में एक मंत्री अगर आप हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो ये निश्चित सी बात है कि अगर कोई वादा पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जिम्मेदारी जो है उस मंत्री पर भी आती है, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। ऐसे में बाबा अगर अपना दर्द इस तरह से सार्वजनिक करते हैं तो इसके मायने क्या निकालूं मैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में जी रजवाड़ा से जुड़े हुए, ठाकुर परिवार से जुड़े हुए जबान के पक्के व्यक्ति टीएस सिंहदेव जी हैं। कम से कम वो स्वीकार तो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गलती को स्वीकार करने वाला भी ढूंढना पड़ेगा कि कोई आदमी है जो अपनी गलती या कमजोरी को बताए। टीएस सिंहदेव बाबा जी के साथ मैं खुद मिला हूं। अनियमित कर्मचारियों को हम लोग ले करके गए थे, बाकायदा बुला करके बैठा करके चुनावी घोषणा पत्र, जिसको इन्होंने जन घोषणा पत्र कहा था, उसमें शामिल किया गया। बाकायदा हमारे पास वीडियो हमें ला नहीं पाया, उसमें कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। कल ही एक विश्वविद्यालय जो अपने पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके 23 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया।
मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि हम 10 दिन में नियमितीकरण तो करेंगे, यदि नियमितीकरण कोई कारणवश नहीं हुआ तो किसी की भी सर्विस नहीं जाएगी, छटनी नहीं करेंगे। साहब 20,000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, चाहे आप आरक्षण की बात करें, चाहे आप एनपीएस ओपीएस की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करें, कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य, भाजपा और कांग्रेस के झगड़े में पड़ा हुआ है। वास्तविक निर्णय केवल घोषणा हुआ है, जमीनी स्तर पर उसका पालन नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। खोमन, आज आप जो है खुद आपने बयान सुना किस तरह से बाबा ने बहुत सारे मसलों पर बोला। एक बार उन्होंने ये बात भी मानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं है कि अब जो वर्तमान परिस्थितियां उसमें मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पहले भी कह चुके हैं मन नहीं है, एक बार फिर कहते हैं मन नहीं है। क्या अर्थ निकाला जाए इससे? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो घोषणा पत्र समिति के वो अध्यक्ष थे, ऐसे में उन्होंने 1 लाख लोगों से बात करके घोषणा पत्र बनाया था। ऐसे लोगों के सामने जा रहे हैं, जब वो कर्मचारियों के पास जा रहे हैं, जब वो किसानों के पास जा रहे हैं, जब वो युवाओं के पास जा रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी जो मांगे हैं वो कब पूरी होगी। खास करके जो नियमित कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, उनके बंगले में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दर्द जो है टीएस सिंहदेव को है, और इसी के चलते इस तरह के बयान उनके सामने आते रहे। इसके पहले भी आपने देखा था कैसे पीएम आवास को लेकर जो उनका दर्द छलका था, उसके बाद उन्होंने विभाग छोड़ दी थी। अब जब लोगों के पास जा रहे हैं तो साफ तौर पर लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने वादा किया था तो ऐसे में कब पूरा करेंगे। क्योंकि आज जब टीएस सिंहदेव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सिर्फ उस समिति का अध्यक्ष था, इसमें साफ तौर पर और अन्य नेताओं की में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उसको पूरा किया गया और वादे जा सकते हैं, तो देखा जा सकता है शराबबंदी सबसे बड़ा। इसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि शराबबंदी करना जटिल प्रक्रिया है, संभव नहीं है। हालांकि समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा अलग अलग राज्यों के जो है दौरे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके वो उनका कहना है कि रिपोर्ट सरकार को सौंपा जाएगा। खोमन, अगर मैं एक कुशल राजनेता की बात करूं तो एक कुशल राजनेता वो है चुनाव मैदान में जाने के पहले कहते कि हाँ साहब मैं पूरे नहीं कर पाया अपने काम, थोड़ी गलती रह गई, ऐसा करके वो एक फेस सेविंग कर लेता है। क्या आपको लगता है टीएस सिंहदेव ऐसी फेस सेविंग कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लोग सवाल पूछ, टीएस सिंहदेव ने लोगों के पास जाकर घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन अब जब घोषणा पत्र के जो काम, जो वादा सरकार ने किया था वो अब पूरा नहीं हो रहा है, तो लोग सवाल पूछ ही रहे हैं। और मंत्री ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि कुछ जो वादे हैं उसको सरकार को पूरा करना चाहिए, जैसे नियमितीकरण का वादा था। क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से जब 2018 का चुनाव पहले तमाम जो कर्मचारी है वो नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब कर्मचारी बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले आए दिन कर्मचारी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री उन्हें स्वीकार साफ तौर पर किया कि कुछ जो वादे हैं उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल खोमन, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। कन्हैया जी, बात घूम फिर कर फिर वादों पर आती है कि वादे जो हैं कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे रहे, और स्वीकारोक्ति अगर सरकार के मंत्री की तरफ से आती तो भले ही वो कहें कि वादा जो है सरकार ने नहीं पार्टी ने किया था, फिर भी जनता उम्मीद तो लगाकर बैठती है इसमें। जैसे कि एक शराबबंदी का बड़ा वादा था, शराबबंदी की जाएगी, कार्यकाल के 5वें साल में एक तरह से शराबबंदी के लिए स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से मैं कहूँ तो बेरोजगारी भत्ते के संबंध में आपके घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि 1 साल में युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो 2,500 स्टाइपेंड देंगे, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा भी वो 5वें साल में की गई है। तो इतनी देर क्यों? देखिए यादव जी, आप भी देख रहे हैं कि जो बड़ी जो घोषणाएं थी, जिनसे कि छत्तीसगढ़ मूलतः कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ यदि इन बड़ी घोषणाओं को पूरा करने में जो संसाधन लगे, उन संसाधनों के साथ अन्य घोषणाओं को पूरा करने के साथ साथ जो चिकित्सा का क्षेत्र था, शिक्षा का क्षेत्र था, उन सब के लिए बजट की आवश्यकताएं थी। अभी ठीक करके इस बात को भाजपा के नेता कहेंगे कि विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार राज्य के साथ दोहरा रुख अपना रही है, जहां राज्य को वो पैसे नहीं मिल पा रहे। जीएसटी की क्षतिपूर्ति हमको नहीं दे पा रहे हैं, बाकी अन्य चीजों की तो बात हम क्या करें। और कोयले पर रॉयल्टी दिलाने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक संसाधन की कमी भी कहीं आगे आती है।
शराबबंदी का जहाँ तक मामला है, इस राज्य की जो है अधिकतम आबादी हमारे यहाँ आदिवासी वर्ग की है। आदिवासी वर्ग की परंपरा में शराब शामिल है, तो एकदम से उस परंपरा के खिलाफ जाकर के राज्य में कोई भी तरह का निर्णय लेना पूरे वर्ग के जो है वो उनके साथ जब तक के, क्योंकि दो प्रकार की चीजें, एक आदिवासी वर्ग की परंपरा का मामला है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है शराबबंदी में। अब ये आदिवासियों की जो भावनाएं हैं उनके साथ जुड़ा है या रेवेन्यू से के साथ जुड़ा है, ये एक मसला रहेगा। लेकिन संदीप शर्मा जी, एक चीज जो और उभर कर आ रही है, जो कांग्रेस साहब और सीधे आरोप लगा रही है कि हमने अधिकांश वादे पूरे कर दिए, अगर कुछ वादे ऐसे हैं जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सीधा सीधा कारण है फंड की कमी। और फंड की कमी इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार से राज्य को जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा आज भी पेंडिंग है। इसके चलते राज्य सरकार अपने बहुत सारे वादे जो कांग्रेस पार्टी ने किए थे सत्ता में आने के पहले वो पूरे नहीं कर पा रही। तो इस आरोप के जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ वादे पूरे नहीं किए हैं। कुछ वादे नहीं, बहुत सारे वादे हैं। प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर और बाड़ी देंगे बोले थे, उसका अता पता नहीं है। शहर के आवासहीनों को 2 कमरे का मकान देंगे बोले थे, उसका अता पता नहीं है। 5 वर्षों में कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान प्रदेश की, 5 वर्षों में सिंचाई का रकबा दुगना कर देंगे, इनका वादा में लिखा हुआ है। एक कदम नहीं चले हैं उसमें। प्रदेश में इन्होंने कहा था कि हम 200 फुट पार्क बनाएंगे, 2 फुट पार्क नहीं बनाए हैं लोग, इनका हालत जितना खराब है। तो ये जो है संपत्ति कर 50% करेंगे, कहते नहीं हुआ। महिलाओं को इन्होंने स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, नहीं हुआ। आपको अगर इनके वायदे की बताऊं जो किए नहीं किए ना, तो इनके 1-2 वादे को आधा अधूरा पूरा किए हैं, बाकी कुछ पूरा नहीं किए। रही बात पैसे और संसाधन की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मात्र 3 साल में 55,000 करोड़ रुपए कर्जा कहां से ले लिए? वो कर्जा का पैसा कहां चला गया? सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। चलिए इसका जवाब लेते हैं ना। कन्हैया जी आपके साथ मौजूद हैं, सुन भी रहे हैं आपकी बात, उनसे जवाब लेते हैं कि पैसा कहां गया। कन्हैया जी, सीधे सीधे बीजेपी का ये कहना है कि आपने जो है काफी पैसा कर्ज लिया है, तो वादे अगर पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर धन का इस्तेमाल कहां हुआ? ये इस्तेमाल कहाँ हुआ ये भी इनको भी जो है बेहतर तरीके से मालूम है। यदि हम आज जो है केंद्र ने तो क्योंकि सीधे तौर पे हाथ खींच लिया, बल्कि केंद्र सरकार ने तो ये कह दिया कि 1885 से ऊपर यदि आप धान खरीदेंगे तो उस धान का जो एफसीआई के लिए जो हिस्सा खरीदा जाता है केंद्र सरकार उसको नहीं लेगी। उस धान को सड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन केंद्र ने गरीबों से, किसानों से खरीदे हुए धान को लेने से इनकार कर दिया। उसको इस राज्य सरकार ने उस धान को भी ले करके किसानों के साथ न्याय किया। भले ही सरकार को कर्ज का बोझ उठाना पड़े, भले ही सरकार किसी भी स्थिति में आ जाए, लेकिन किसानों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह आत्महत्या करने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसानों का जो है अन्न खरीदेंगे और उसको जो वादा किया है वो कीमत भी देंगे। आज यदि बिल्कुल विजय जी, ये आप दोनों के वादे भी देख रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी भी एक संकल्प पत्र लाई थी कि सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, कांग्रेस की बहुत सारी बातें थी, कुछ चीजें अधूरी हैं। अब आप चूंकि एक तीसरी पार्टी के रूप में राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखती है, और आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2 बड़े नेता हैं उनमें से एक टीएस सिंहदेव बुझे मन से चुनाव से दूर रहने की बात कर रहे हैं, तो आप इसके अगर जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आपकी पार्टी क्या करेगी इस माहौल में? हमारी पार्टी सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा में और छत्तीसगढ़ के 130 करोड़ जनता से हम उम्मीद करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, सबसे पहले दिल्ली सरकार कर्ज मुक्त सरकार है, सरकार के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। पंजाब में सरकार बनी मान सिंह जी की, तो उन्होंने जिस दिन शपथ लिया उसी दिन कहा कि मैं अनियमित कर्मचारियों को नियमित करूंगा। 35,000 अनियमित कर्मचारियों को उन्होंने नियमित कर दिया। जब केजरीवाल जी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तो बोलते हैं रेवड़ी बांटना। वो रेवड़ी नहीं बांटते, सरकारी पैसे का सही सदुपयोग करते हैं। उसका एक उदाहरण बता दूं, केंद्र सरकार ने 90 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिया महिलाओं के हित के लिए। तो कई राज्यों में महिलाओं के लिए साड़ी बांटते हैं, मशीन बांटते हैं आदि, उसमें भ्रष्टाचार होता है, लोग कमाते हैं। उन्होंने केजरीवाल जी ने सीधे सीधे 90 करोड़ रुपए को दे दिया एमसीडीसी को, नगर निगम दिल्ली को। नगर निगम दिल्ली ने 90 करोड़ रुपया जो है बस में लगा दी, और वहां आज भी महिलाएं निःशुल्क बस में बैठकर जहां आना है, जहां जाना है जाती हैं। पैसे का, सरकारी पैसे का सही सदुपयोग। ये तो वादों की बात कर रहे हैं, नहीं पूरा किए। जो वादे नहीं किए थे, नई समस्या, नालियों में कीड़े चल रहे हैं, गंदगी है, रोड में धूल है, जहां पार है रोड खोद रहे हैं। जो नई समस्या, बहुत कुछ करना
बाकी है और बाकी है और आपकी नया पार्टी भी जो है समस्या निश्चित है। तौर पे इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर उतरने की मंशा रखती है। खोमन, जिस तरह से बार बार टीएस सिंहदेव अपना जो अपनी एक तरह से नाराजगी, खिन्नता, मन की खटास का जिक्र कर रहे हैं, बुझे बुझे मन से चीज़ों को सामने ले रहे हैं और कहते हैं कि चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या उनका कोई ग्रैंड डिजाइन है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपने लिए कोई अलग रास्ता चुन लिया है? कि इस मामले में आप पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मन दबा दबा सा है, क्योंकि ऐसे में चुनाव में जा नहीं सकते लोग। मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ आपने वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो टीएस सिंहदेव वो जब भी जी खोमन, लगता है कि आपकी आवाज़ हम तक किसी तकनीकी खराबी से नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आप बने रहें, आपके पास दोबारा लौटूंगा। संदीप जी, ब्रिजमोहन जी कहते हैं, बाबा को सीधे सीधे न्योता देते हैं, कहते हैं अगर आपका मन नहीं है चुनाव लड़ने का तो 2023 में बीजेपी की सरकार बना लीजिए, आइए बीजेपी की सरकार बनाते। क्या आप उनको अपनी पार्टी में आने का न्योता दे रहे हैं? नहीं, देखिए अभय जी, मैं चाहता हूं कि जो सवाल करते हैं उसका पूरा जवाब मुझको देने दिया करे, इसलिए कृपा करके जो मेरा पिछला बच गया था, जो कह रहे थे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, मैं बता रहा हूं मनमोहन सरकार की तुलना में हमारी सरकार 5 गुना पैसा दे रही है। मनमोहन सरकार के समय प्रतिवर्ष 8 से 9 हजार करोड़ रुपए हमको मिलता था। अब यहाँ पर राज्य को पिछले 4 साल में 1,38,000 करोड़ रुपए मिला है। अभी मुख्यमंत्री पिछले बार जब दिल्ली गए थे तो ये कोई दूसरे पैसे की बात नहीं किया, 1300 करोड़ की बात किए, वह पैसा भी इनको वापस मिल गया, इसलिए ये पैसे की बात ना करें। तीसरी बात मैं बता दूं कि केंद्र ने जितना पैसा जनरेट करके इनको दिया है राज्य को प्रति वर्ष, उतना देर राज्य में जनरेट नहीं कर सके हैं, इसलिए इस तरह की बात ना करें। और रह गई बात हमारे टीएस बाबा की जो निमंत्रण दिए हैं, तो हमारा सीधी सी बात है, जिनका वहां पर दाल चटनी नहीं चल रहा वो आ जाए यहाँ पर, बिल्कुल उनका वहां पर घोर अपमान हो रहा है। और बिल्कुल सही बात है, जितना अपमान उन्होंने सहा है शायद उनकी ठकुरासी जग नहीं रही है, जिसको भूपेश हमारे ब्रिजमोहन जी ने कहा है, तो उनको अपनी ठकुरासी दिखाना चाहिए। और निश्चित रूप से चलिए चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई, लेकिन न्योतों का दौर शुरू हो गया है तो मामला बिल्कुल दिलचस्प होगा। लगता है हम सब एक बहुत ही दिलचस्प, बेहद दिलचस्प चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव की। एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मन दबा दबा सा है, मन बुझा बुझा सा है, चुनाव नहीं लड़ना चाहता और कुछ वादे अब भी पूरे नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि ये टाइम बाउंड नहीं थे, ये कब देना है ये तय करना था केवल कि हम अभी दे देते हैं या आंदोलन के बाद देते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप पहले दे देते हैं तो कहा जाएगा वादा पूरा किया, अगर आंदोलन के बाद देते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि हमने चुनावी वादा पूरा किया और कुछ कहेंगे कि हमारे आंदोलन के चलते दिया। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहना चाहते थे बेहतर, वरना उसका चुनावी लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।